हेलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं नो एसक्यूएल मींस मोंगोडीबी के बारे में कि ये क्या है। मोंगोडीबी एक तरह का डेटाबेस है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फॉलो करता है। इसके अंदर नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं। मेनली हम इसको बहुत से नाम से जानते हैं, नॉन एसक्यूएल या नॉट एन एसक्यूएल और भी नाम से इसे हम जानते हैं। मेनली इनका कहने का मतलब क्या हुआ? मेनली कहने का मतलब ये है कि जो मोंगोडीबी है ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस को फॉलो करता है। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल डेटाबेस टेक्निक है, टेबुलर मेथड, उसको ये फॉलो नहीं करता। ये फॉलो करता है जेसन बेस्ड आर्किटेक्चर। जेसन बेस्ड आर्किटेक्चर बेस करता है। मेनली इससे हम लोग बीसन भी करते हैं, जैसे मैं लास्ट वीडियो में जेसन के बारे में बताया था और बीसन के बारे में बताया था। अब थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। पहले जानते हैं कि नॉन रिलेशन का मतलब क्या हुआ। यहाँ नॉन रिलेशन का मतलब ये हुआ कि जो मोंगोडीबी है वो आपका टेबुलर मेथड जो है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टेबुलर मेथड में ये कॉलम होती है और ये रो होती है। इनकी अपनी डेटा टाइप्स होते हैं जो कि डिफाइंड होती है, मतलब स्ट्रिक्टली टाइप होती है। तो ये इस स्ट्रक्चर को ना फॉलो करके ये फॉलो करता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि जो एसक्यूएल या रिलेशंस में होती है हमारे पास में, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बात को ये तो लीनियर वन लेवल पे होता है, क्योंकि इसमें रो कॉलम वाइज काम होता है, रो वाइज काम होता है इसमें। और इसमें डेटा एज पर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है, एज पर डेटा टाइप से डिफाइंड होता है। और इसमें हम लोग इस कॉलम के अंदर हम टेबल नहीं बना सकते, इस कॉलम के अंदर में टेबल नहीं बना सकते। मीन्स एज एम्बेड नहीं कर सकते एक टेबल को इस सेल के अंदर, मतलब इस कॉलम के सेल के अंदर। हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमेशा एक न्यू टेबल बनाना होगा, फिर उसको यहाँ पे एज ए रेफरेंस मैप करना। तो ये होता है रिलेशन का। पर नॉन रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि वो एक जेसन स्ट्रक्चर हमारे पास में है, जो भी इसके अंदर में की वैल्यू पेयर में होगा, अभी हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें पहली बात तो डेटा टाइप को कोई रोल नहीं जाता। इसमें डेटा टाइप हम डिफाइन नहीं करते। इसमें हम की में चाहे तो इस पर्टिकुलर एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी एज ए रो मान के चले तो एक और डॉक्यूमेंट जो बनेगा उसमें नेम के हम साथ में यहाँ पे बुलियन भी रख सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब कि पहली बात की डेटा टाइप डिफाइंड भी नहीं है। और हम देखिए यहाँ पे, यहाँ जो ऐड है, इसमें हम वन लेवल के बजाय इसमें एरे भी रख रहे हैं, फिर इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी रख रहे हैं। इस तरीके से हम डेटा को, पहली बार डेटा के अंदर में स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है कि हम क्या रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हमें इसे प्री डिफाइंड करने में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि डेटा इंसर्ट करने से पहले हम चाहें तो इंसर्ट रन टाइम पे भी, या हम जब जैसा मर्जी चाहे डेटा को अंदर रख सकते। तो ये चीज होता है एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और एस आरडीबी में हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। दूसरी चीज, हमने जेसन के बारे में थोड़ा जाना कि जेसन कैसा होता है। तो ये जेसन कुछ ऐसा ही है कि जेसन ही मोंगोडीबी वैसे नॉन रिलेशन जेसन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती है। इसमें की होती है, वैल्यू होती है। तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन। बट मोंगोडीबी क्या करता है? इसे बीसन में सेव करता है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी जावास्क्रिप्ट नोटेशन। मीन्स कि अगर मैं मानूं कि ये चीज हमारे पास में अगर बीसन में कन्वर्जन होगी तो किस तरह से होगी? ये कुछ एड्रेस बनेगा, मतलब कि पॉइंटर हो कि स्टार्ट है। ये अगर मान लो कि की पेयर है तो की में क्या आएगा? सबसे पहले की, इसकी पर डेटा टाइप ऑटोमेटिक ये डिफाइन करके रखेगा अपने पास में जब ये सेव करने लगेगा। तो मानते हैं कि पहले हमारे पास नेम था, इसमें एक्स हमने स्ट्रिंग रखा, तो एक ये पॉइंटर बनेगा कि हमें यहाँ पे बताएगा कि एक्स 023 मान लो ये डेटा टाइप के लिए स्टोर होगा। की किस लिए? डेटा टाइप इसलिए क्योंकि इस की वैल्यू है। की और इसी वैल्यू में क्या स्टोर हुआ, क्योंकि ये रन टाइम जब सेव करेगा डेटा टाइप खुद ही डिसाइड कर लेगा कि क्या है। दूसरी, अगर कोई इंटरनल एड्रेस मिल गई तो उसके लिए कुछ अपना एड्रेस बनाएगा 24। इस तरह डेटा टाइप डिफाइन करेगा कि ये क्या है। डेटा टाइप में क्या रखा है? ये वैल्यू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की अपनी हेक्स कोडिंग होगी कुछ अपनी, तो रख देगा। इसी तरह ये भी अपना जो भी एरे है तो एरे के हिसाब से अपना एड्रेस बना के रेफरेंस में सेव रखेगा। तो ये अभी इसकी जो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग के लिए फिर कुछ अपना ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग आएगा। कुछ चीजें हमें डिफाइंड होती हैं बीसन में कि हमें ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग कौन सी रखनी है, उसके लिए फिर सेम प्रोसेस चलेगी। फिर एंडिंग, फिर अब आती है एंडिंग की बात। तो एंडिंग यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए एंडिंग 0 0 हो गया, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है, मतलब एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ भी 0x00। तो ये कुछ पता रहेगा कि अगर ऊपर से आ रहा है तो एज स्टैक की तरह से समझते रहता है कि पहले हमारे पास में ये आ चुकी है, तो इसके लिए फिर मुझे इसका भी मुझे नेक्स्ट नेटिव पेरेंट मुझे चाहिए होगा। दोबारा आया तो फिर उसके लिए भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट्स होनी चाहिए हमारे पास। तो मतलब क्लोजिंग वाला क्लोजिंग हमारे पास ब्रैकेट्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये इस तरह से बीसन में कुछ बाइनरीज में कन्वर्जन होती है। देन क्या होता है कि
अब हम कुछ की वैल्यू से अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वो इसी के पॉइंट बेसिस पे वो फाइंड करता है, ना कि उसको जेसन की तरह ला करके स्ट्रिंग में पहले रीड करेगा, जेसन को स्ट्रिंग में रीड करेगा, फिर उसको पार्सिंग करेगा, क्योंकि अगर लार्ज डेटा सेट है तो फिर ये इसको बहुत टाइम लगेगा, मेमोरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इस कारण से वो ये चीज नहीं, पार्सिंग नहीं करता। वो तभी बीशन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बीशन के अंदर में वो डायरेक्टली फाइल, जो मैंने सबसे पहली वीडियो बताई थी कि किस तरह डेटाबेस अपने डेटा के स्ट्रक्चर को बना के सेव करता है, फिर उस पर फाइल ऑपरेशन लगाता है। तो वही चीज है कि अब पॉइंटर पे गया, उस पॉइंटर पे उससे पता चला कि जो डेटा टाइप है, हमने फाइंड के भी दी थी कि डेटा टाइप में क्या था, वैल्यू की भी अपनी एक स्टोरेज होगी। मान लेते कि हमने एक्स स्टोर की थी, तो एक्स की एक्स कोडिंग, और जो हमने एंट्री कराई है, जो सर्च करवानी, उसकी भी हेक्स कोडिंग लगभग सेम होगी, तो इससे ये मैच कर लेगा, मैच होने के बाद में ले आएगा। बाकी तो और भी डीप ऑपरेशंस होती हैं इसकी, वो हमें भी अच्छे से जब मोंगोडीबी का प्रैक्टिकल यूज केस दिखेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर होगा। तो मेरे लिए आपको मोटा मोटी समझ में आएगा कि जेसन और बीशन किस तरह से काम करता है। और मोंगोडीबी का मैं और फीचर बताना चाहता हूँ कि मोंगोडीबी में बेटरमेंट क्या है कि स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, स्केलेबिलिटी के बारे में। स्केलेबिलिटी का मीन्स मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जो डेटा सेट, मान लेते हैं कि हमारा डेटा सेट है, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, फिल होते जा रहे हैं, फिल होते जा रहे हैं, फिल होते जा रहे हैं, मतलब एन नंबर्स ऑफ, मतलब कि काफ़ी फिल हो गए। अब डेटाबेस की लिमिटेशन होगी, हार्ड डिस्क की भी लिमिटेशन होती है कि चलो इतने स्टोरेज है, इससे ऊपर नहीं कर सकते। बट अगर मुझे क्या होता है कि जितनी लार्ज नंबर ऑफ सेट्स अगर एक रूम में वर्टिकली बढ़ेंगी, ये वर्टिकली बढ़ रही हैं, अगर एक ही सर्वर पे हम लोग हैं, वन सर्वर पे हैं अगर, तो क्या होता है कि डेटाबेस सेट हमारा वर्टिकली बढ़ रहा होता है। तो वर्टिकली बढ़ने से क्या होगा, मीन्स कि एक ही डेटाबेस यूज हो रहा है और एक ही सर्वर यूज हो रहा है, तो हमें क्या कर, सर्वर की कंजम्पशन हमें बढ़ जाती है, मोर रैम्स की जरूरत पड़ती है, मोर रैम, मोर सीपीयू और मोर हीट, मोर सीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा सर्वर लैग करता है, फिर सर्चिंग में भी टाइम लगता है, इसीलिए क्या होता है कि डेटा का अरेंजमेंट थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम मोंगोडीबी में फैसिलिटी है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इतने नंबर ऑफ जो डेटा सेट्स जो बन रही है, इनको हम हाफ हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली क्या है कि एक एक डेटा सेट मेरा यहाँ हो गया, एक डेटा सेट ऐसे हो गया, एक डेटा सेट ऐसे हो गया, तो मतलब इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टली स्केल होना। अगर ये नीचे की ओर ऐसे बढ़ रहा है, मतलब रो वाइज बढ़ रहा है ये, तो हम कहेंगे कि ये वर्टिकल स्केल। अब हॉरिजॉन्टल स्केल में क्या बेनिफिट होता है कि हम इसको सार्डिंग की मदद से और रेप्लिका सेट की मदद से, आगे हम पढ़ेंगे कि रेप्लिका सेट और सार्ड क्या होता है, पर आप अभी जान लो सार्डिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने डेटा को डिवाइड कर सकते हैं आधा आधा, जितने भी उसके एज ए रेशियो बेसिस पे, हम जितनी उसकी वेटेज और प्रायोरिटी होगी उसके बेसिस पे हम सर्वर 1 पे, सर्वर 2 पे, सर्वर 3 पे हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कुछ हमारे पास डेटा कुछ ऐसा ज़्यादा था, 1000 डेटा था, वर्टिकली था। हमने क्या किया, फर्स्ट सर्वर पे 300, दूसरे पे 300, और चौथे पे 3 जितना भी होगा 400, ऐसे मान, इस तरह से कुछ हमने अपने डेटा को डिवाइड कर दी। तो सार्डिंग से क्या हुआ, हमारे पास में हॉरिजॉन्टल स्केल हो गया। अब सारा इसका भी एक अपना एक सार्डिंग का मास्टर राउटर होगा, मास्टर राउटर बोलते हैं इसको, मास्टर राउटर। ये क्या करता है कि इन सब से कनेक्टेड होता है, उसे पता होता है कि हमारा जो डेटा है वो कितने चंक्स में डिवाइड हुआ है, सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती है, तो वो सारा मेंटेन करता है। तो ये हमारे पास में सार्डिंग की भी बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाती है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक पॉइंट और है, जो मोंगोडीबी है ये जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स बहुत अच्छे से फॉलो करता है। मतलब कि इसके सारे सिंटैक्स यूज होते हैं जावा स्क्रिप्ट के, मीन्स कि आप लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप इसके ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इसके अंदर में डेटा का ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डेटा किस तरह से अरेंज करना रखना है, क्योंकि खुद में ही एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। एसक्यूएल में हमें क्या होता है कि हमें चीज़ों को मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली हमें स्कीमा मैनेजमेंट और हमारे पास में फॉरेन कीज का रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट, ये सब हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करनी होती है। पर मोंगोडीबी में भी हमें करना होता है, ऐसा नहीं कि हम उसमें नहीं करेंगे, पर हाँ हमें ये होता है कि हम कुछ लेवल तक इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे प्रॉपरली काम कर सकते हैं। डेवलपर को इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा को अपने मर्जी से इंसर्ट और आउट कर सकता है। तो इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है मोंगोडीबी में। बट इसकी भी अपनी ड्रॉबैक्स है कि अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो डेटा का मैपिंग तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेटा का अगर हम अच्छे से प्रॉपरली मैनेज ना करें इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में भी, तो हमारे नहीं करने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। किस टाइप की आ सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो कभी डेटा होगा कभी डेटा नहीं होगा, वहाँ पे उसकी मैनेजमेंट हमें बहुत जरूरी हो। तो एक ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी की हमें रियल टाइम डेटा और हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जहाँ कॉम्प्लेक्स डेटा की हम बात करते हैं, जहाँ पे प्रॉपरली हमें पता नहीं होता कि डेटा हमारा प्रॉपरली किस तरह से आएगा, क्या आएगा, वहाँ के लिए ये चीज़ मोंगोडीबी बहुत बेटर वे में काम करता है।
तो ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक को लगभग एंड करते हैं। मेरा मोटो बस ये था कि मैं बस मोंगोडीबी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता था। नेक्स्ट हम लोग अब प्रैक्टिकल यूज केस देखेंगे मोंगोडीबी का, जो हम लोग सिस्टम पे अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल यूज केस है, लाइक एस डेटाबेस बनाना, और इसके अंदर में डेटा इंसर्शन, डेटा डिलीशन, जो करंट एप्लीकेशन जो है हमारे पास में। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ हम देखेंगे, इनके अपने बहुत सारे फीचर्स जो हैं उनको धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे। पर मेनली मेरा ये एक तरह का रफ वर्क जो कॉपी का था, जो आपको समझाना, वो बस मेरा यहाँ तक था। अब हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल यूज पे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियोस में। तो उसके लिए आप अपने सिस्टम्स को प्रिपेयर कर लें कि हम अब मोंगो डीबी का हम सारा फीचर्स जो है एज ए प्रैक्टिकल यूज केस उसको हम अच्छे से समझेंगे। इसलिए आप सिस्टम को रेडी रखें अपना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।